एंड चैप्टर का नाम है सोलार सिस्टम। ठीक है, तो सोलार सिस्टम्स के बारे में हम जानेंगे कि हमारे सोलार सिस्टम में यानी आसमान में देखने पे हमें क्या क्या मिलता है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। रात में अगर देखोगे आसमान में तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, मीटियोर्स, शूटिंग स्टार्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद सबसे पहले स्टार्स। अगर मैं बोलूं कि आसमान में अगर देख रहे हो और सबसे ज्यादा जो चमकता है वो कौन सा तारा चमकता है, पोल स्टार, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ। और किस सीजन में देखोगे, विंटर, यानी अभी विंटर चल रहा है तो अभी अगर आसमान में देखोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे ज्यादा चमकता हुआ जो स्टार नजर आएगा वो कौन सा होगा, पोल स्टार होगा। ठीक है, स्टार्स जो है बेटा वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सट्रीमली हॉट होता है और उसकी अपनी खुद की लाइट होती है। तो ऐसे चीज जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है उनको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टार, सन, कैंडल, टॉर्च, ट्यूबलाइट, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है तो उनको बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती उनको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो अर्थ है उसका डायरेक्शन कौन सा होता है बेटा, हमेशा अगर देखोगे स्टार्स हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो मूव हो रहा होता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसा अर्थ का रोटेशन, हमारा रोटेशन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा होता है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम रोटेट होते हैं जिसकी वजह से हमें स्टार दिखता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद बेटा पोल स्टार, इसकी कहानी मैंने तुम्हें पहले बता दी है कि विंटर में नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है, सबसे ज्यादा चमकता हुआ उसको हिंदी में ध्रुव तारा और इंग्लिश में पोल स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये है पोल स्टार, है ना, नॉर्थ में एकदम टॉप में होता है ये वाला स्टार। उसके बाद बेटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर, ये भी पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस नापते हैं इससे, डिस्टेंस का है कि वो तारा हमसे कितना दूर है। जब दूर दूर चीजें होती हैं उनका डिस्टेंस जब नापा जाता है या मेजर किया जाता है तो वो लाइट ईयर में हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। लाइट ईयर में 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 का पावर 10, ठीक है, इतना होता है। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस। अगर हम किलोमीटर के बारे में बात करें या मीटर के बारे में बात करें, ठीक है, तो 1 लाइट ईयर में इतना 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है, इतना दूर है हमसे लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये डिस्टेंस जो है प्रॉक्सिमा, सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है। तो अगर कोई पूछे कि नियरेस्ट स्टार हमसे कौन सा है तो उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या इसी का दूसरा नाम है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी वो सबसे नियरेस्ट स्टार है। ये नाम याद होना चाहिए था क्योंकि अक्सर जीके में पूछ लिया जाता है। ये हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, नियरेस्ट सन। उसके बाद बेटा डिस्टेंस अर्थ का कितना है, उसका प्रॉक्सिमा का लगभग 4.24 लाइट ईयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी पेपर में आ जाता है, कॉन्स्टेलेशन। जो अलग अलग डिफरेंट पैटर्न स्काई में बनते हैं उसको यानी हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स। कलेक्शन ऑफ स्टार्स को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेलेशन है, इसमें से तुम्हें सारे याद नहीं करने हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो आसमान में बनते हैं उसमें से तुमको याद रखना है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जो है कॉन्स्टेलेशन, ये 7 ब्राइट स्टार्स के बने होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है, आपको जो याद रखना है वो है ओरियन। ओरियन कॉन्स्टेलेशन वो 7 या 8 ब्राइट स्टार्स के ही बने होते हैं। ओरियन कॉन्स्टेलेशन विजिबल होता है स्काई में विंटर सीजन में। ठीक है, और जो ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार अगर किसी ने पूछा स्काई में कौन सा है तो ब्राइटेस्ट स्टार का नाम क्या है, सीरियस, SIRIUS। ये भी जरूर पूछते हैं 1 मार्क्स या MCQ में, इसका नाम भी याद रख लेना है। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, सीरियस है।
और नियरेस्ट स्टार कौन सा था? अल्फा सेंचुरी। ठीक है, ये है ओरियन का शेप, ये ओरियन का शेप है 1 स्टार 2 3 4 5 6 7 और 8 भी कभी कोई लोग बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे भी 1 दिख रहा है हमें, तो इसको जब काउंट कर लेते हैं तो 8 हो जाता है, नहीं तो 7 या 8 इसलिए बोला जाता है। उसके बाद है कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन, ये 5 मेन स्टार्स का बना होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, माना जाता है कि इसका शेप जो है क्राउन जैसा या क्वीन के सीट जैसा होता है, चेयर जैसा, ये ऐसा होता है देखने में। कितने स्टार्स का बना हुआ है कैसियोपिया? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद लियो मेजर, ये सब तुम लोग को नहीं करना है बेटा, बस जितने बताए हैं उतने याद रखने हैं। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और कैसियोपिया। ठीक है, 3 कॉन्स्टलेशंस के नाम याद रखना है। अब हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें ये टोटल बीच में क्या होता है? सन के आसपास जो है ये जितने प्लैनेट है ये रिवॉल्व हो रहे होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। तो हर किसी प्लैनेट का अपना खुद का एक ही रास्ता है जिसपे वो चक्कर काटते रहते हैं सन का। ओके, तो सबसे पहले सबसे पास में कौन सा है बेटा प्लैनेट? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। देखो ये कैसा दिख रहा है? ब्लू कलर का है ना, क्योंकि 70% जो अर्थ है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए अगर हम देखते हैं तो उसका कलर कैसा दिखता है? ब्लू। उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ। उसके बाद वाला कौन सा प्लैनेट है बेटा? मार्स। उसके बाद ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, कौन सा है? जुपिटर। उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। बहुत पहले एक प्लूटो भी हुआ करता था, एक छोटा सा प्लैनेट जो चक्कर काटते 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 अपने ऑर्बिट से बाहर चले गया, इसलिए अब हम उसे अपने सोलर सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो 2 प्लैनेट है यानी अर्थ और मार्स, अर्थ और वीनस, ये दोनों ही सिर्फ अकेले प्लैनेट है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। इसको छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। ये याद रखने वाली चीज है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर कोई पूछता है तुमसे रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है? रेड प्लैनेट मार्स। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है? सैटर्न। सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। तू भी बेटा 5th क्लास में है, एडमिशन ले ले बेटा। उसके बाद सिस्टर कौन सा है बेटा अर्थ का? अर्थ की सिस्टर कौन कहलाती है? मार्स या वीनस? सिस्टर ऑफ अर्थ। आयुष, सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस। ठीक है, ये है अलाइनमेंट। डिफरेंट प्लैनेट्स देखो देखने में ऐसे दिखते हैं जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। उसके बाद सन, सबसे ब्राइटेस्ट जो चमकता हुआ चीज है वो स्टार कौन सा है? सन। सन भी एक तरह का स्टार है, लेकिन वो चमकता बहुत, हमसे बहुत डिस्टेंस पास है उसका, इसलिए हमें वो बहुत बड़ा दिखता है, और बाकी स्टार बहुत दूर है हमसे, इसलिए वो छोटे छोटे से दिखते हैं। ठीक है, ये रहा बड़ा, ये भी ऐसे सन है। सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्मी रहता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बस तुमको पता रहना चाहिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ जाता है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो कई बच्चे लिखते हैं मरकरी। वो सोचते हैं कि मरकरी तो सन के सबसे पास में है तो इसलिए सबसे ज्यादा गर्म होगा, पर ऐसा नहीं होता है। सबसे गर्म प्लैनेट होता है वीनस। वीनस ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि मरकरी जो है उसमें कोई एनवेलप नहीं है, जैसे हमारे यहाँ एयर है जो कि उस हीट को ट्रैप कर लेता है अंदर, लेकिन जो ये मरकरी है यहाँ पे कोई लेयर नहीं है, तो जितना हीट आता है उतने टकरा के वापस भी चले जाता है, तो कोई हीट कोई गर्मी वहां रहती ही नहीं है, तो जिसके वजह से वो गर्म नहीं होता। और वीनस जो है उसका साइज भी बड़ा है और वहां एनवेलप है, तो वो उस हीट को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? वीनस।
और अगर बोला जाए कि इवनिंग स्टार कौन सा है, कई बार ये नजर भी आता है शाम में, अगर आसमान में देखो, कौन सा प्लैनेट? वीनस। ठीक है, अर्थ बेटा एक यूनिक प्लैनेट है। पूछ लेते हैं कि ये यूनिक प्लैनेट क्यों है। बहुत सारे इसके रीजन है। अर्थ जो है सिर्फ अकेला ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, जहां पे इंसान मिलते हैं। दूसरा, और अगर कहीं और मिलते भी होंगे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। और अगर फिर हमने स्टोरीज भी बना ली हैं एलियंस। ठीक है, अर्थ ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जहां बहुत सारा पानी भी मिलता है जिसको हम पीते हैं। अर्थ ही वो प्लैनेट है जहां एयर का ब्लैंकेट है, जहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। उसके बाद अर्थ को सन के अराउंड चक्कर काटने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, और उसी तरह एक और चक्कर काटेगा तो 365 डेज और 6 आवर्स। एक और चक्कर काटेगा तो 365 डेज और 6 आवर्स। एक और चक्कर काटेगा तो 365 डेज और 6 आवर्स। तो 6 6 6 6 6 4 जा 24। तो 24 आवर्स जब बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है लीप ईयर, क्योंकि एक दिन बढ़ गया, 24 आवर्स बढ़ गया। तो फरवरी के महीने में 28 डेज की जगह कितना आ जाता है? 29 डेज। और दूसरे लैंग्वेज में अगर समझना है तो लीप ईयर वो ईयर है जो 4 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो जो भी साल है, फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 चल रहा है, क्या ये 4 के टेबल से डिवाइड हो जाता है? बताओ जल्दी। 2020 है ना, 2020, क्या 4 के टेबल से कट जाएगा? बिल्कुल, अगर कट जाएगा बेटा तो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। और अगर लीप ईयर है तो फरवरी के कैलेंडर में फरवरी में कितने डेज होने चाहिए? कितने होने चाहिए बेटा? 29 डेज। तो किसी ने चेक किया था इस बार का फरवरी? ये देखो कितने डेज है? 29। तो दूसरे इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नहीं है। मैथमेटिकली 4 से डिवाइड कर दो उस साल को। अगर वो पूरा डिवाइड हो रहा है तो 100% उसके फरवरी में 29 डेज का मिलेगा वो। ठीक है, क्योंकि हर 4 इयर्स के बाद वो रिपीट हो जाता है। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं लाइफ क्यों पॉसिबल है अर्थ पे। ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ यही वो सिर्फ एक प्लैनेट है जहां पे एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। अर्थ जो है लार्ज, यहाँ बहुत सारा पानी भी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है। अर्थ में बड़ा सुटेबल टेम्परेचर है। अगर ज्यादा गर्मी होगी तो हम जल जाएंगे, और ज्यादा ठंडी होगी तो हम जम जाएंगे। तो हम ना ही ज्यादा उतना टेम्परेचर है, ना ही उतना कम टेम्परेचर है, नॉमिनल टेम्परेचर है। अर्थ जो है वो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ओजोन का लेयर है जो हमको बाहर से, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है, पराबैंगनी किरणें, उससे बचाता है। नहीं तो हमारे जीन्स में चेंज हो सकता है, अजीब सी स्किन हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो उससे हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर। तो ये सिर्फ किस प्लेनेट पे है? हमारे प्लेनेट पे है, अर्थ पे। इसलिए हमारा प्लेनेट यूनिक है, मतलब सबसे हटकर है। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट जो करता है वो रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है? कितने टाइम में? 24 आवर्स। 24 आवर्स में अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। और जो सन के अराउंड चक्कर काट रहा है उसको क्या बोला जाता है ज्योग्राफी के टर्म्स में? रिवॉल्यूशन। तो उसके कारण क्या चेंज होता है? अर्थ का सीजन चेंज होता है। गर्मी, सर्दी, बसंत, वर्षा, ये मौसम आते हैं। ठीक है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होगा। ठीक है, मार्स से ऊपर से देखोगे तो बेटा हमारा अर्थ ऐसे दिखता है, देखो। ठीक है, इस तरह का कुछ दिखता है हमारा धरती, अर्थ। मार्स जो था बेटा वो कैसा दिखता है? देखो, रेड कलर का है ना, मार्स रेड कलर का दिखता है। ये मार्स है। ये जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर। यहाँ पे क्रेटर्स भी देखे गए हैं, जमीन में बड़े बड़े खड्डे भी देखे गए हैं। सैटर्न, ये सैटर्न है, ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा दिखता है। यूरेनस ऐसा दिखता है बेटा जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो। नेपच्यून ऐसा दिखता है।
नहीं है बेटा, वो ऐसे बना दिया गया है। सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का कितने सैटेलाइट है बेटा? नेचुरल एक ही है। कौन सा है? मून, चांद है। और आर्टिफिशियल हमने बहुत सारे बनाए हैं, जैसे आर्यभट्टा 1975 में बनाया, फिर रोहिणी, IRS, एजुसैट, ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लैनेट हमने बनाए हैं। ठीक है, जो हमें मौसम की जानकारी देता है, या बच्चों के पढ़ाई के लिए DD भारती चलाता है, इसी तरह और भी चैनल चलाता है, क्रिकेट वाला भी चलाता है। बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। और इस तरह से अगर कोई पूछेगा किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नहीं सॉरी नेचुरल, नेचुरल हमारे पास तो एक ही मून है। जुपिटर के कितने मून है पता है? 64, 64, क्योंकि हमारे ग्रंथों के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेनेट थे। एक दिन हनुमान जी को भूख लगी और उसने लड्डू समझ के हनुमान जी ने सभी प्लैनेट्स को खाते गए। फिर जब अर्थ को खाने आए तो उसके बाद उनकी माता ने उनको या किसी ने रोक दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट 100% श्योर। चांद जो होता है बेटा, वो अर्थ का पूरा रोटेशन जो कंप्लीट करता है, उसके लिए कितना टाइम लेता है? 29 डेज, 29.5 डेज। इतना डे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इसके चांद के हिसाब से भी एक कैलेंडर बना हुआ है जो हमारे यहाँ, इसलिए देखा होगा हमारे देश में कभी दिवाली 2 दिन आ जाती है, कभी होली 2 दिन, कभी कोई फेस्टिवल 2 दिन। उसका कारण यही है कि नॉर्मल कैलेंडर वाला अलग चीज है, और एक हमारे जो नेचुरली जो है पुराने टाइम से जो चांद और सूर्य पे जो बने हुए हैं दिन, वो अलग होता है। ठीक है, इस तरह से देखोगे तो चांद पे ऐसे ऐसा दिखेगा टेलीस्कोप से जब देखेंगे तो। ये स्पेस किसी सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया है मून का, ऐसा दिखता है मून सेम। ठीक है, ये मून का सरफेस है बेटा। मैन ऑन द मून, सबसे पहले मून पे कदम रखने वाले कौन इंसान थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे कौन थे? एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सबको पता होता है, नील एल्ड्रिन का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये माना जाता है USA के पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। ठीक है, और किस पे जब बैठ के गए थे? अपोलो 11, ये रशिया ने बनाया था, दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट आर्टिफिशियल, जो 1969 में मून पे लैंड किया था। ठीक, ये थे बेटा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सा है इनमें? ये वाला। एल्ड्रिन कौन है बेटा? ये वाले। ठीक है, ऐसे ये स्पेस में गए थे। 2 लोग गए थे बेटा, वो तो वापस आए होंगे, तो फिर इसलिए। जब पूरा मून दिखता है तो क्या बोला जाता है? फुल मून डे। और जब पूरे मून नहीं दिखता तो उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून डे। न्यू मून डे मतलब अमावस्या, फुल मून डे यानी पूर्णिमा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब बात करते हैं बेटा मीटियोर्स और म्यूटियोराइट्स की। एस्ट्रॉइड मतलब क्या होता है बेटा? पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े। ठीक है, तो ये जो है पत्थर के ही रूप में मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और वो भी जैसे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं सन का, ये पत्थर के टुकड़े भी चक्कर काट रहे हैं। इसी बेल्ट को बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। कौन कौन से प्लैनेट के बीच में है याद रखना है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। ठीक है, उसके बाद ये है, देखो ये रहा मार्स और जुपिटर के बीच में, ऐसे जैसे प्लैनेट चक्कर काटते हैं वैसे ये पत्थर के टुकड़े भी चक्कर काट रहे होते हैं। उसके बाद इस तरह से कॉमेट क्या होता है बेटा? बहुत छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि गैस और डस्ट पार्टिकल्स के बने हैं, जो कि सन के अराउंड चक्कर काट रहे होते हैं। और कॉमेट्स जो है वो इवन एस्टेरॉइड से भी छोटे होते हैं। वैसे ही होता है ये भी पत्थर के टुकड़े, गैस पार्टिकल्स, लेकिन उसके टुकड़े से भी छोटे होते हैं। और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एक कॉमेट का सबसे पहले हैलीज ने ऑब्जर्व किया था, और उस कॉमेट का नाम क्या दिया था बेटा? हैलीज कॉमेट। ये क्या होता है? ये हमेशा आसमान में कितने साल के बाद बार बार दिखता है? 76 ईयर्स के बाद। तो लास्ट टाइम दिखा था 1986 में। क्वेश्चन आ जाता है कि अब कब दिखेगा, तो 1986 में 76 ऐड कर देना, पता लग जाएगा कि अब नेक्स्ट टाइम कब दिखने वाला है। जल्दी से ऐड करो, बताओ मुझे।
1986 में 76 ऐड करो। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट हैलिस कॉमेट कब दिखेगा? दिख भी चुका मेरे ख्याल से शायद 2062 में फिर से दिखेगा बेटा। फिर हमें फिर 76 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। तो जो देखेंगे तो बोलेंगे वाह कितना लकी है। देखिए हाँ ये भी बात है। हैलिस का कॉमेट बेटा, यही वाला कॉमेट, ये जो कॉमेट था ये हर 76 ईयर्स के बाद दिखता है स्पेस में। तो पिछले बार दिखा था 1986 में, तो अब दिखेगा 2062 में। तो जो देख लेगा बोलेगा बहुत लकी है, क्योंकि फिर जो 75 ईयर्स का 76 ईयर्स का होगा उसके बाद दिखेगा। जिंदा रहेगा तो दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। जो अपने लाइफ में 2 बार देख लेगा बोलेंगे बहुत लकी थे। तो लकी कुछ नहीं होता है, जब जो दिखना है वो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कैक्टस का फूल देखता है तो बोलते हैं बेटा बहुत लकी है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैक्टस का फूल 10 साल में एक बार उगता है। तो जिस टाइम उसके टाइम में अगर उगा है तो लगा हुआ है तो दिख जाएगा। उसके बाद अगर वो टूट गया तो उसके बाद मान लो तुम लोग और नहीं दिखा तो इसका ये थोड़ी ना कि तुम अनलकी हो गए। इसका मतलब है कि फूल अब 10 साल बाद आएगा, तो जब आएगा फिर देख लेंगे। ठीक है, तो कोई लकी नहीं होता उसमें। मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स क्या होता है अब ये समझ लो। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े बेटा जब स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ का लेयर जो एटमॉस्फेयर है उससे जब टकराते हैं तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन मतलब रगड़ खाएगा, और रगड़ खाएगा और उसके बाद चिंगारी निकलेगी और वो घिस घिस के खत्म हो जाता है पत्थर के टुकड़े। तो हम बोलते हैं टूटता तारा है। अब तुम समझदार हो चुके हो इसमें, अब तुमको पता होना चाहिए वो टूटता तारा नहीं होता, पत्थर के टुकड़े होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? मीटियोर्स। लेकिन बेटा कुछ पत्थर के टुकड़े इतने बड़े बड़े होते हैं, कितने बड़े पता है? फुटबॉल के ग्राउंड के साइज के, कि वो जब घुसते हैं स्पेस से कहीं से टूट के आ रहे हैं तो घिसेगा एटमॉस्फेयर से, घिस के छोटा तो होगा लेकिन खत्म नहीं होगा, फिर भी कुछ बच जाएगा और वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और फिर धरती में जहां गिरेंगे वहां पे खड्डा कर देते हैं, क्रेटर बना देते हैं। उनको क्या बोला जाता है? मीटियोराइट्स। तो ये है दोनों में डिफरेंस, मीटियोर्स में और मीटियोराइट्स में, कि अगर छोटे हैं पत्थर के साइज, वो घुस रहे हैं तो रगड़ के खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग जो है अज्ञानी बोलते हैं टूटता तारा है, तो वो टूटता तारा नहीं है, वो पत्थर के टुकड़े हैं। और फिर कई लोग तो विश भी मांगने लग जाते हैं, ओ मैंने टूटता तारा देखा, मैं टॉप कर जाऊं क्लास में, है ना एकदम। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिस इज ऑल साइंस, राइट। मीटियोराइट्स भी समझ में आ गया होगा, है ना। पत्थर के इतने बड़े टुकड़े कि वो खत्म नहीं होते, रगड़ खा के धरती पे कहीं पहुंच ही जाते हैं और कहीं गिर के खड्डा खो देते हैं। पिछले बार वाला समुद्र में गिरा था, रशिया में गिरा था। बस यही है लास्ट टॉपिक बेटा, देखो चेक करो, इसके अलावा कुछ रह गया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट समझ में आ गया ना बेटा। आर्यभट्टा हमने बनाया, और वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? अपोलो 2। अपोलो 11 है, अपोलो 2 है। कई लोग गलती से उसके अपोलो 11 पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ऐसे दिया होता था ना ऐसे, तो इसलिए कई लोग अपोलो 11 पढ़ लेते हैं उसी चीज को। अपोलो 2 नाम था उसका। हाँ, फिर कई लोग बोलते हैं अच्छा फिर तो अपोलो फर्स्ट भी बना होगा। ठीक है, क्या पता वो फेलियर हो, इसलिए उसके बारे में कहीं है नहीं उतना। पहली रशिया ने सबसे पहला बनाया था, तो सेकंड इंडिया ने सबसे पहला कौन सा बनाया था? आर्यभट्टा। कोई पूछ ले कब बनाया था? 1975 में बनाया था। ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मून खत्म हो गया बेटा। और कोई टॉपिक रहेगा? लास्ट टॉपिक चेक करो। किस किस चीज के लिए यूज होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? किसी मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होता है, पिक्चर्स ऑफ एनिमी फील्ड लेना है तो उसके काम आता है। हम गूगल करते हैं ना, गूगल अर्थ देखते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए काम में आता है। मौसम की जानकारी के लिए, और जो चैनल चल रहा है हमारा, अलग अलग चैनल, वो उसके लिए, प्रोग्राम्स के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऐसा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऊपर जाके ऐसे खुल जाता है। ये क्या है ऊपर?
सोलार पैनल है, सैटेलाइट तो पूरा है बेटा, ऊपर सोलार पैनल है ताकि वहां जाके बैटरी कौन लगाएगा, तो सन से वो चार्ज होते रहे और चलता रहे, इसलिए वो इतना बड़ा बड़ा क्या होता है, सोलार पैनल। उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ उसको चार्ज रखना काम। और ये किसका बना होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। जितने भी सोलार पैनल्स बनते हैं वो पूछ लेते हैं कि उसमें क्या यूज होता है, एमसीक्यूज में कहीं पे पूछ लेंगे, लिख लिया करो ये सब जो बोलता हूँ। कल आज बता रहा हूँ, कल भूल जाओगे नहीं तो। सिलिकॉन, SILICON। मोबाइल के चिप्स में जब डालते हैं सिम, उसके पीछे भी वो चिप होता है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, सिलिकॉन। नहीं पर लोहा नहीं होता, तो जंग नहीं लग जाएगा। सिलिकॉन, आर्यभट्टा बता दिया बेटा, सबसे पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। और भी इंडिया के कौन से सैटेलाइट है, इनसेट। इनसेट का मतलब क्या होता है, IN से इंडियन, SAT से सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट। ये है रोहिणी, ये है कल्पना 1, ये है एजुसेट। एजुसेट क्या है पता है, एजू मतलब EDU, एजू मतलब एजुकेशन, SAT मतलब सैटेलाइट, जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो काम चल रहा है, जो सैटेलाइट यूज करते हैं। जैसे DD भारती, उसमें देखोगे बच्चों के प्रोग्राम चलते रहते हैं पढ़ाई लिखाई के, ठीक है। और ये इसका मेन सेंटर कहां से ऑपरेट होता है बेटा, बैंगलोर में ISRO, जिसको ISRO बोला जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैंक यू बेटा।